नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम हिंदू पर्सनल लॉ के तहत विवाहित महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा और गरिमा की गारंटी देने वाले जटिल कानूनी प्रावधानों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इनकी गहराई में चलते हैं। हमने इन व्यापक कानूनों को 5 मुख्य स्तंभों में बांटा है। पहला, वित्तीय सुरक्षा और भरण पोषण। दूसरा, स्त्री धन पर पूर्ण स्वामित्व। तीसरा, निवास और वैवाहिक अधिकार। चौथा, तलाक और न्यायिक अलगाव। और आखिरी, वैवाहिक दुर्व्यवहार से सुरक्षा। तो बढ़ते हैं हमारे पहले स्तंभ की तरफ, वित्तीय सुरक्षा और भरण पोषण। ये स्तंभ तय करता है कि एक हिंदू पत्नी को भोजन, कपड़े, रहने की जगह और मेडिकल केयर जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मांगने का पूरा कानूनी हक है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कानून ने वैवाहिक जीवन के अलग-अलग दौर के हिसाब से बिल्कुल सटीक उपाय बनाए हैं। जैसे शादी के दौरान हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 18 आजीवन भरण पोषण की गारंटी देती है। अगर कोर्ट में कार्यवाही चल रही हो तो धारा 24 के तहत इंटरिम मेंटेनेंस मिलता है। तलाक के बाद उसके लिए धारा 25 परमानेंट एलिमनी यानी स्थायी गुजारा भत्ता सुनिश्चित करती है। और हाँ, अगर कोई तुरंत फाइनेंशियल मदद चाहिए तो बीएनएसएस की धारा 144 के तहत इसका भी पक्का इंतजाम है। एकदम क्लियर कट रास्ता बनाया गया है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, स्त्री धन पर पूर्ण स्वामित्व यानी अपनी निजी संपत्ति की सुरक्षा। मेंटेनेंस से आगे बढ़कर अब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 14 के तहत स्त्री धन के इस बेहद शक्तिशाली कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब स्त्री धन की परिभाषा दरअसल काफी व्यापक है। इसमें क्या क्या आता है? वो सभी उपहार, गहने, कैश और ऐसी कोई भी चल या अचल संपत्ति जो एक महिला को शादी से पहले, शादी के दौरान या बाद में उसके परिवार, ससुराल वालों या दोस्तों से मिलती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये कोई साझा संपत्ति नहीं है। ये पूरी तरह से पत्नी की अपनी एक्सक्लूसिव संपत्ति होती है। और यहाँ जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो सबसे ज्यादा अहम है। पत्नी का इस स्त्री धन पर एब्सोल्यूट ओनरशिप यानी पूरा हक होता है। पति या ससुराल वाले सिर्फ एक ट्रस्टी की तरह काम करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, पत्नी की साफ सहमति के बिना उन्हें इन चीजों को इस्तेमाल करने या बेचने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे स्तंभ की तरफ, निवास और वैवाहिक अधिकार। पैसों और संपत्ति से आगे बढ़कर अब हम बात करेंगे रहने की जगह और रिश्तों की स्वतंत्रता पर, जिसकी शुरुआत होती है वैवाहिक घर यानी मैट्रिमोनियल होम की अहमियत से। अपने वैवाहिक घर में निवास करने का एक अंतर्निहित अधिकार, ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक बेहद मजबूत कानूनी कवच है। इसका अर्थ ये है कि कोई भी पति अपनी पत्नी को मनमाने ढंग से घर से बाहर नहीं निकाल सकता। फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रॉपर्टी किराए की है, सिर्फ पति के नाम पर है या परिवार की जॉइंट प्रॉपर्टी है। घर से बेदखल करना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 9 एक और बड़ा अधिकार देता है, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली। सोचिए, अगर पति बिना किसी ठोस वजह के या बिना किसी वैलिड एक्सक्यूज के शादी से मुंह मोड़ लेता है तो ये कानूनी उपाय पत्नी को कोर्ट जाने का रास्ता देता है। कोर्ट पति को उनका वैवाहिक जीवन वापस शुरू करने के लिए बाध्य कर सकती है। पर कभी-कभी हालात ऐसे होते हैं कि रिश्ता बचाना मुमकिन नहीं होता। तो हमारा चौथा स्तंभ इस पर है, तलाक और न्यायिक अलगाव। आइए देखते हैं कि जब वैवाहिक बंधन टूटने की कगार पर हो तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 कैसे काम आती है। कानून ने कुछ ऐसे तय आधार बनाए हैं जिनके दम पर एक महिला अपने पति की सहमति के बिना भी तलाक के लिए अप्लाई कर सकती है। जैसे कि शारीरिक या मानसिक क्रूरता, कम से कम 2 साल तक छोड़ देना यानी डिजर्शन, व्यभिचार, अडल्टरी या फिर धर्म बदलना और मानसिक रूप से अस्वस्थ होना। ये पॉइंट्स एक महिला को मजबूत लीगल आधार देते हैं। और यहाँ कानून की एक काफी अहम बारीकी समझने वाली है। एक तरफ है सेक्शन 13 यानी डिवोर्स, जो कानूनी तौर पर शादी को पूरी तरह खत्म कर देता है, और दूसरी तरफ है सेक्शन 10 यानी जुडिशियल सेपरेशन। इसमें आप टेक्निकली शादीशुदा रहते हैं लेकिन आपको लीगली अलग रहने की इजाजत मिल जाती है, यानी रिश्ता पूरी तरह तोड़े बिना थोड़ी दूरी बनाने का विकल्प। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी स्तंभ पर, वैवाहिक दुर्व्यवहार से सुरक्षा। ये सबसे सख्त और ज़रूरी सुरक्षा उपाय हैं। यहाँ हम पर्सनल लॉ से आगे बढ़कर आम दंड कानून यानी पीनल लॉज की बात करेंगे, जो दुर्व्यवहार के खिलाफ एक बेहद मजबूत ढाल बनाते हैं।
द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये एक्ट घरेलू हिंसा के खिलाफ एक ऑल इन वन कवच की तरह है। सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ मारपीट या शारीरिक नुकसान तक सीमित नहीं है। ये पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा किए गए भावनात्मक, यौन यानी सेक्सुअल और यहां तक कि आर्थिक दुर्व्यवहार यानी इकोनॉमिक अब्यूज को भी पूरी तरह कवर करता है। और इसके साथ आती है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 और 86, जिसे पहले आईपीसी की धारा 498A के नाम से जाना जाता था। ये धाराएं उन लोगों के खिलाफ सख्त आपराधिक दंड तय करती हैं जिनमें जेल की सजा भी शामिल है, जो एक पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं या दहेज के लिए उसे परेशान करते हैं। ये कानून इस मुद्दे पर बिल्कुल सख्त रुख अपनाता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल पर विचार करना जरूरी है। समाज ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि इन कानूनी अधिकारों को न सिर्फ सब लोग समझें, बल्कि हर शादी में गरिमा बनाए रखने के लिए इन्हें एक्टिवली लागू भी किया जाए? क्योंकि जब हम इन कानूनों की बारीकियों को समझते हैं, तभी ये कागज पर लिखे शब्दों से निकलकर आज के परिवारों के लिए एक सच्ची और सक्रिय ढाल बन पाते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।